एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन्वू को हॉस्पिटल में होश आ जाता है और वो नोटिस करता है कि उसके हाथ और पैर ठीक हो चुके हैं और वो कहता है कि क्या मैं सपना देख रहा था। फिर हंटर एसोसिएशन से 2 लोग उससे मिलने आते हैं और वो खुद को कैंग और वू के नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर जिन्वू कहता है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। तब वो कैंग से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। फिर वो उसे बताते हैं कि तुम 3 दिनों से बेहोश थे और जिन्वू कहता है कि क्या मैं सच में 3 दिनों से बेहोश था। तो फिर जूही और मिस्टर सोंग का क्या हुआ। तब वो कहता है कि वो ठीक हैं। मिस्टर सोंग ने अपना हाथ खो दिया है और शायद वो रिटायरमेंट ले लेंगे और जूही को गहरा सदमा पहुंचा है और वो अपना इलाज करवा रही है। उस डंजन में से सिर्फ 6 लोग ही बाहर आए हैं। हंटर्स की जॉब हमेशा से खतरनाक रही है, लेकिन इस तरह के हादसे बहुत कम होते हैं। पर पता नहीं कैसे जब हमें सर्वाइवल्स की रिपोर्ट मिली तो हमने एक टीम को व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ भेजा और उन्हें वहाँ सिर्फ तुम ही मिले और वहाँ ना ही कोई टेम्पल और ना ही कोई स्टैचू था। मैं जानता हूँ कि तुम इस बात पर यकीन नहीं करोगे, पर ये सच है। और अगर हमें सर्वाइवल की स्टेटमेंट सही ना लगती या फिर कोई बॉडी ना मिलती तो इस सब के जिम्मेदार तुम होते, लेकिन ऐसा नहीं है। और अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या तुमने रीअवेकनिंग को महसूस किया है। जिसे सुनकर जिन्वू हैरान हो जाता है और हमें बताता है कि एक हंटर की एबिलिटी अवेकनिंग के टाइम सेट हो जाती है और वो पूरी जिंदगी उसे बदल नहीं सकता। लेकिन कुछ रेयर हंटर्स दूसरी बार अवेकनिंग को महसूस करते हैं और ए या एस रैंक के हो जाते हैं। और फिर कैंग जिन्वू के सामने एक डिवाइस रखता है और जिन्वू एक्साइटमेंट में अपना हाथ आगे रखता है। अगर बाकी सर्वाइवल्स की बात मानी जाए तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीजें थी जो काफी खतरनाक थी और कोई भी लो रैंक हंटर वहाँ से जिंदा वापस नहीं आ सकता। और फिर वहाँ से मैजिक बीस्ट गायब हो चुके थे और सिर्फ ए या एस रैंक हंटर ही ये सब कर सकता है, जिसकी वजह से शायद इसने रीअवेकनिंग को हासिल किया है। और फिर जिन्वू का स्कोर 10 आता है। तब वापस जाते हुए कैंग कहता है कि एक ई रैंक हंटर का स्कोर भी कम से कम 70 तो होता है। लगता है ये कोई आम इंसान है। और वो सोचता है कि वो डंजन गायब हो चुका है और हम उसे इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकते, पर ये वहाँ से जिंदा वापस कैसे आया। और जिन्वू कहता है कि मैं तो यूं ही खुश हो गया था, लेकिन क्या उन्हें ये स्क्रीन नजर नहीं आ रही थी और जिन्वू उस स्क्रीन को टच भी नहीं कर पा रहा था। अब अचानक उसे फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर उससे एक प्लेयर बनने के बारे में पूछा जाता है और वो यस पर क्लिक कर देता है। फिर उसकी बहन आ जाती है और कहती है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और अगर फिर से ऐसा हुआ तो मैं स्कूल छोड़कर काम करूंगी ताकि तुम्हें ये काम ना करना पड़े। प्लीज मुझे माफ कर दो, पर मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें ये स्क्रीन नजर नहीं आ रही। लेकिन जीना को कुछ नजर नहीं आता। तो क्या तुम ये बता सकती हो कि गेम में अनरीड मैसेजेस को कैसे देखते हैं। तुम्हें बस मैसेज बॉक्स को ओपन करना होगा। और फिर जिन्वू मैसेज बॉक्स को ओपन करने का सोचता है और स्क्रीन पर वो नोटिफिकेशन ओपन हो जाते हैं जहाँ पर उसकी ट्रेनिंग के लिए डेली टास्क आया होता है। और जीना अपने भाई को ठीक देखकर अपनी दोस्त के साथ वापस चली जाती है और जिन्वू स्क्रीन पर देखता है कि ये सिस्टम प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है और अगर आप फेल होते हैं तो आपको सजा मिलेगी और अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। फिर डेली टास्क ओपन होते हैं जहाँ पर उसे बिल्कुल सैतामा जैसा वर्कआउट प्लान मिलता है और नीचे वार्निंग होती है कि अगर टाइम से पहले इसको कंप्लीट नहीं किया तो सजा मिलेगी। लेकिन वो इस चीज को इग्नोर कर देता है और वो प्रेसिडेंट गो को इसकी रिपोर्ट देता है और बताता है कि इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। फिर प्रेसिडेंट गो कहते हैं हम लकी हैं कि डंजन टूटा नहीं, लेकिन हमें बहुत सी चीजों के बारे में अभी नहीं पता, इसलिए इस स्पेशल केस को डेटाबेस में फाइल कर दो, हम बाद में बात करेंगे। तब यहाँ हंटर ऑर्गेनाइजेशन के हेड कहता है कि हंटर चा, मैं चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट बी रैंक मिशन की हेड बने। ये मिशन नए लोगों के लिए प्रैक्टिस होगी, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकती हूँ। तुम्हें बस हमेशा की तरह लड़ना है। वो लोग तुम्हें देखकर खुद ही सीख जाएंगे। हमारा हंटर ऑर्गेनाइजेशन इस कंट्री के 5 बड़े ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, लेकिन हम अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं बने हैं। एक हंटर की रैंक सेट हो जाती है, पर उसकी कॉम्बैट एबिलिटीज प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव हो सकती हैं और हमें आने वाली सिचुएशंस के लिए ये करना ही होगा। और दूसरी तरफ सड़क के बीच एक नया गेट ओपन हो जाता है। तब जिन्वू के टास्क का टाइम खत्म हो जाता है और अचानक वो एक डेजर्ट में पहुंच जाता है जहाँ पर एक मॉन्स्टर होता है और उसे टास्क पूरा ना करने के लिए 4 घंटों के लिए खुद को बचाना होता है। अब यहाँ नर्सिस जिन्वू को ढूंढने लगती हैं और दूसरी तरफ जिन्वू 2 घंटे से भाग रहा था और नर्सिस अभी भी उसे ढूंढ रही थी। अब जिन्वू थक जाता है और वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी टाइम पूरा हो जाता है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है और फिर उसे टास्क पूरा करने के लिए रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। और फिर कुछ टाइम बाद वो अपनी बहन से कहता है कि वो जल्द ही वापस आने वाला है। तब यहाँ जूही को डी रैंक मिशन के लिए एक फोन आता है, लेकिन वो जाने से मना कर देती है और फिर वो इंसान जिन्वू के ठीक होने की बात बताता है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और जिन्वू से मिलने चले जाती है। फिर वहाँ पर नर्स कहती है उसने फिर से भागना शुरू कर दिया, वो हर दिन ऐसा ही करता है। मैंने उसे आराम के लिए कहा था, मगर उसने कहा कि मुझे ताकतवर बनना है। और फिर जिन्वू कहता है कि मुझे होश में आए आज 4 दिन हो चुके हैं और अब मुझे कुछ चीजें समझ आ रही हैं, जिनमें से पहले कि ये स्क्रीन्स मेरी कोई इमेजिनेशन नहीं है और अगर मैं डेली टास्क को पूरा करता हूँ तो मुझे 3 रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिनमें से पहला है फुल रिकवरी, जिस
जिससे मैं पूरी तरह ठीक हो जाता हूँ। और दूसरी एबिलिटी पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स से मैं अपनी एबिलिटीज को बढ़ा सकता हूँ, जिनमें से इम्पोर्टेंट मेरी स्ट्रेंथ है। यहाँ पर और भी स्किल्स और इन्वेंटरी है जो कि गेम्स की तरह है। फिर वो हंसने लगता है और सब लोग उसे देख रहे थे। अब उसे सारे डेली टास्क पूरे करने पर एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक चाबी होती है और उसे एक डंजन के बारे में बताया जाता है और वो सोचता है कि ये क्या है, क्या ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा है। और फिर डंजन का नाम सुनते ही उसे वो टेम्पल याद आ जाता है। तब न्यूज में अलग अलग गेट्स के बारे में बताया जाता है और साथ में उनकी रैंक्स के बारे में भी बताया जाता है। और तब हम देखते हैं कि जिन्वू अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है और फिर हमें 4 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जिन्वू की माँ बेहोश हो जाती है। फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारी माँ इटर्नल स्लंबर में चली गई हैं, जिसे फाइनल स्लीप भी कहते हैं। ये कंडीशन गेट्स के आने के बाद शुरू हुई है। ये 1000 लोगों में से किसी एक को होती है। ये तब होती है जब आप मैजिक के काफी करीब रहते हैं। हम सिर्फ तुम्हारी माँ को जिंदा ही रख सकते हैं। अब जिन्वू काफी मेहनत करने लगता है और अचानक उसे अपनी पावर्स का एहसास होता है और वो एक हंटर बन जाता है। और वो ये बात अपनी बहन को बताता है कि मैं अब ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ, जिससे माँ का इलाज करवाऊंगा। लेकिन जिन्वू अपने मिशन पर कुछ भी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कोई भी उससे मैजिकल आइटम शेयर नहीं करता। अब जिन्वू उस नोटिफिकेशन वाले डंजन के पास चला जाता है, वो भी पूरी तैयारी के साथ। और वो कहता है कि मैं पूरी तरह तैयार हूँ और अगर मैं पहले की तरह किसी मुसीबत में हुआ तो मैं पूरी ताकत से वहाँ से भाग जाऊंगा। और फिर जिन्वू उस चाबी को निकालता है और अचानक सामने एक गेट आ जाता है और वो उसे खोलकर अंदर चला जाता है। और एक नोटिफिकेशन आने के बाद वो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। लेकिन वो देखता है कि एक लड़की वहाँ से गुजर जाती है और वो समझ जाता है कि वो एक अलग ही डायमेंशन में है। ये डंजन बाकी डंजन से अलग है और मैं कभी भी ऐसे डंजन में नहीं आया। अब मैं क्या करूंगा? मैं तो सोच रहा था कि कुछ हुआ तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, मगर अब तो रास्ता ही बंद हो चुका है। और फिर एक नोटिफिकेशन आता है, जब आप बॉस को हरा देंगे तब आप बाहर निकल सकते हैं या फिर आप टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन्हों सोचता है कि मैं तो एक ई रैंक मॉन्स्टर को भी नहीं हरा सकता, तो मैं ये कैसे करूंगा? ये तो सच में बहुत मुश्किल है। क्या मैं सच में बॉस को अकेला हरा सकता हूँ? लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। अब जिन्वू अंदर चला जाता है और अचानक वहाँ 3 गॉब्लिन्स आ जाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। और जिन्वू खुद को उनसे बचाने की कोशिश करता है पर वो उन पर हमला नहीं कर पाता। अब एक गॉब्लिन उसे नीचे गिरा देता है। फिर जिन्वू पूरे जोश के साथ अपने चाकू से उस गॉब्लिन को मार देता है। अब बाकी गॉब्लिन्स भी उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो उन दोनों को भी मारने में कामयाब हो जाता है। और वो सोचता है कि क्या मैं सच में ताकतवर बन चुका हूँ? अब अचानक वहाँ एक वुल्फ आ जाता है और उसके चाकू को तोड़ देता है। और जिन्वू सोचता है कि वो वुल्फ उनसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मेरी टांगे काम क्यों रही हैं और मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? क्या मैं डर रहा हूँ? और उस डंजन का डर मेरे दिमाग से गया नहीं। अब वो वुल्फ अटैक कर देता है जिससे उसे चोट लग जाती है और जिन्वू सोचता है कि मेरे साथ कोई भी हीलर नहीं है और अगर मैं जख्मी हुआ तो खेल खत्म। और फिर वो वुल्फ हमला कर देता है और इसी के साथ एपिसोड एंड।